ऑलराइट पीपल, विल स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर कॉल्ड मनी एंड क्रेडिट। और बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और मनी को तो समझ में आता है, ठीक है, व्हाट इज मनी वी ऑल नो। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय क्रेडिट एंड व्हाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इट हियर। क्रेडिट क्या होता है? लोन। ओके, मतलब क्या, और यहाँ पे आप इसको क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? वाई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस? Money is something that we need to understand, right? We need to understand money. Why do you need to understand भाई साहब credit? Why do you need to understand credit? Credit को understand करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री में वो बहुत डिपेंड करता है क्रेडिट पे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पापा भाई साहब थे रेलवेज़ में, ठीक है, और मतलब उन्होंने कुछ 25 साल नौकरी किया, तब जाकर उन्होंने पैसे जोड़े और फिर एक घर लिया, ठीक है, क्लियर है। ये लगभग एक साधारण मिडिल क्लास की कहानी है उस टाइम की, ठीक है, ओके। मैंने भाई साहब 5 साल नौकरी करने पे ही घर ले लिया, ठीक है। कैसे? नॉट बिकॉज आई हैड accumulated a huge amount of money, but because I took it as a loan from the bank, ठीक है। तो वो फैसिलिटी जो एक इंसान भाई साहब तमाम उम्र काम करने के बाद अवेल कर रहा था, वही फैसिलिटी आज एक यंग एज में भी आप ले सकते हैं, है ना भाई साहब। इतने सालों बाद बेचारा क्वार्टर्स में रह के, इधर उधर रह के भाई साहब, तब जाकर उसने अपने घर का मुंह देखा, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मुझे पहले से ही मिल जाए तो अच्छी बात है ना भाई साहब, मैं उसको रीपे करता ना हूँ एज अ लोन। तो लोन जो होता है या क्रेडिट में जो मनी आता है, क्रेडिट मीन्स व्हाट, यू गेट मनी विच यू हैव द लग्जरी टू पे बैक ओवर टाइम। इमीडिएट रीपेमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, ओवर टाइम आप इसको रीपेमेंट करेंगे। तो ये एक हो गया कि भाई साहब हम अपने सुख सुविधाएं को या सपनों को आज की तारीख में जल्दी पूरा कर सकते हैं, ठीक है, बाई टर्म्स ऑफ लोन। हमको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ चलो 20-25 साल नौकरी की, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे जमा हुए, उन पैसों से हम घर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी कैन बेसिकली अवेल द बेसिक लग्जरीज ऑफ लाइफ, ठीक है, एट एन अर्लियर एज। एक हो गया ये। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका क्रेडिट अगर आपका अच्छे तरह से मैनेज होगा किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है। ऐसा कोई धंधा नहीं है जो बिना पैसे से स्टार्ट हो, है ना, और ऐसा कोई धंधे वाला नहीं है जिसके पास भरपूर मात्रा में पैसा हो। जिसके पास रहेगा वो पैसा क्यों लगाएगा, है ना। अगर मैं भाई साहब बहुत करोड़ों रुपए मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ऐसे ही, वाई वुड आई इन्वेस्ट, वाई वुड आई टेक द ट्रबल ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे पास पर्याप्त है भाई साहब, ठीक है। पैसा या बिजनेस वही करने जाएगा जिसको और पैसा बनाने की तमन्ना हो, ठीक है, और इसके लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी के पास भी बना बनाया पैसा नहीं है, अगर रहेगा तो वो बंदा करेगा नहीं। तो इस पैसे को लेने के लिए वो बैंक्स को अप्रोच करेगा, ठीक है, और बैंक्स अगर उसको क्रेडिट नहीं देंगे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो जाकर कहीं पे एक सामान्य नौकरी करेगा और अपना जीवन निर्वाह करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्रेडिट जो है वो एक ऐसा पैसा है जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स को देते हैं, और ये गाइडलाइंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से आप बेसिकली क्रेडिट देते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप क्रेडिट एक्सटेंड करें, ठीक है, क्योंकि जितना आप क्रेडिट एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा भाई साहब बिजनेस का फैलाव होगा, उतना अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम आएगा। किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100% एम्प्लॉयमेंट करे, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो बिजनेस को कैसे प्रमोट करें भाई साहब, ये अगर जो लोन अवेलिंग फैसिलिटी है इसको हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले के ज़माने में लोन अवेलिंग फैसिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, फटाक से लोन नहीं मिलता था। आज के ज़माने में भाई साहब लोन अवेलिंग फैसिलिटी रिलैक्स हो गई है, तो फटाक से लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है। सो क्रेडिट इफ इट इज़, देखो जिस टाइम पे पैसा चाहिए उस टाइम पे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा, स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। सो क्रेडिट एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट एट द राइट टाइम। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। तो क्रेडिट जो है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है, ठीक है। क्रेडिट जो है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का भाई साहब बैकबोन होता है।
ठीक है। अगर किसी ऐसे गवर्नमेंट से आप गुजर रहे होंगे जो क्रेडिट इशू ही नहीं कर रहा है, तो भाई साहब बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो मनी वी ऑल नो इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसके पहले क्या होता था भाई साहब? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या होने लगी? प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब आपके जो गुड्स हैं वो एक्सचेंजेबल नहीं है। मेरे पास देने के लिए 2 बकरियां हैं और आपके पास देने के लिए 2 गाय हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं होता है इनका, लेकिन मजबूरन में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स आर ऑफ इमेजरेबल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है भाई साहब बार्टर सिस्टम में? बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ना हो। आपको बकरी चाहिए लेकिन मुझे गाय नहीं चाहिए, या उल्टा भी हो सकता है, मुझे मतलब तो अगर डबल मतलब आपको जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए और मेरे को जो चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। सो ये सारे तमाम जो चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है भाई साहब? इनडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर भाई साहब देखो समझ लो एक बकरी है और एक गाय है, भाई साहब ये नहीं हो सकता है ना, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये एक्सचेंज हो, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या आप बकरी के हिसाब से, बकरी का जितना होता है तो गाय को काट कर देंगे? नहीं ना भाई साहब, ये भी नहीं हो सकता है ना। गाय को काट दिया तो मर गया ना भाई साहब, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या बकरी को काट दिया भाई साहब तो मर गया वो, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से भी हम नहीं कर सकते धंधा। तो बार्टर सिस्टम के ये सारे तमाम चैलेंजेस थे, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस थे। इसीलिए एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इवॉल्व हुआ, दैट वाज बेसिकली मनी, ठीक है, दैट वाज बेसिकली मनी। So the use of money spans a very large part of our everyday life. आप हर जगह जाओगे तो पैसे का ही भाई साहब शो है, ठीक है। नो शो रन्स विदाउट मनी, ठीक है। सो ये तो आपका है ही, ठीक है। लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे। आप चाहे भाई साहब कोई लग्जरी आइटम परचेज कर रहे हो या कोई बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ परचेज कर रहे हो, ऑल यू वुड रिक्वायर इज मनी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस के लिए भाई साहब मनी। इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, ठीक है। मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। सर्विसेज क्या है? फैसिलिटीज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ट्रेन की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भाई साहब, ठीक है, मूवीज की फैसिलिटी। तो ये आपके फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब लोन्स या क्रेडिट, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, समझ लो कोई हार्डवेयर का शॉप है, कोई हार्डवेयर का शॉप है, और समझ लो भाई साहब ये कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। अभी हार्डवेयर के शॉप पे लोग आते हैं, भाई साहब भाई मेरे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक का काम करवाना है, आपका कोई पहचान का इलेक्ट्रिशियन है क्या? तो इसको रेफ़र कर देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिशियन आएगा भाई साहब इनके पास, इसके घर में जाएगा, तो जो भी आया है उसके घर में जाएगा, घर का सर्वे करेगा क्या क्या चाहिए, फिर इसके पास आएगा भाई साहब ये चाहिए, तो ये माल ये उठा कर लेकर जाएगा। इसने अभी भी, जो इलेक्ट्रिशियन ने इसको पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे लेकर गया है, ये यहाँ पे काम करेगा, पैसे लेगा और उसका एक पैसा इसको दे देगा। तो ये हार्डवेयर ओनर और इलेक्ट्रिशियन में ये भाई साहब समझौता है, दे नो ईच अदर, ठीक है, दे नो ईच अदर कि ये भी मेरे पास ही आएगा, मैं भी इसके पास ही जाऊँगा। सो ये परस्पर धंधा चला आ रहा है, उसके वजह से उसका चूल्हा जल रहा है और इसके वजह से इसका चूल्हा जल रहा है। सो ये एक भाई साहब चल ही रहा है, देयर इज़ ए कॉपरेशन बिटवीन देम, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हार्डवेयर वाला खुद जाकर उस इंसान के घर में सारी चीज़ों को इंस्टॉल करे, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है, तो उसका दुकान कौन संभालेगा, है ना। सो दीज आर थिंग्स। सो प्रॉमिस टू पे लेटर, ठीक है, टेकिंग प्लेस। कभी कभी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज़्यादा करके ट्रांजैक्शंस इमीडिएट होते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी भाई साहब डी मार्ट में गए, कहीं पे भी गए, आप भाई साहब क्रेडिट में वहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, यू विल हैव टू परचेज ऑन ट्रांजैक्शन। तो आप भाई साहब वहाँ पे पैसा देकर ही चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन बहुत दिनों चलता है। जैसे आपके घर में दूध आता रहेगा, अगर कोई दूध वाला दूध देकर जा रहा है तो उसके साथ आपका किस तरह का ट्रांजैक्शन चल रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रहा है, मंथली चल रहा है, राइट, यू आर पेइंग। तो ये आपका क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। आप स्कूल में पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ते हैं, तो फीस है क्या रोज, अच्छा 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया, ये फीस ऐसा देते हैं क्या? नहीं। तो ये भी क्या चल रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रहा है। आप भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं महीने भर का, क्या रोज अच्छा इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बेस किया, चलो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाकर इतना पेमेंट किया, ऐसा है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल दीज आर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो आपका कैश ट्रांजैक्शंस होता है और आपका एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ये परस्पर चलता ही रहता है, ठीक है। दिस इज साइमल्टेनियसली रनिंग, ठीक है, क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे लेटर,
तो जहां पे भी प्रॉमिस टू पे लेटर होता है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? ठीक है, द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। ठीक है, तो भाई साहब इजीली आप भाई साहब परचेज कर सकते हैं। बट मेनी ईयर्स अगो देयर वाज अ मनी लेस इकोनॉमी कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। तो ऐसे भाई साहब बड़े बड़े मेले लगते थे और इन बड़े बड़े मेलों में जिनके पास जो कुछ भी है बेचने लायक वो लाकर भाई साहब बैठ जाते थे। तो अगले के पास वो होना चाहिए जो मुझे चाहिए और जो उसको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरह से लोग मिक्स एंड मैच करते रहते थे, हाँ किसके पास क्या है तो ये देखते रहते थे। तो ऐसा मेला जो लगता था, बहुत बड़ा मेला लगता था और उस मेले में लोग अपनी तमाम चीज़ों के साथ पहुंच जाते थे जो उनको बेचनी है। ठीक है, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ पहुंचते थे कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास वो चीज़ है जो उसको खरीदनी है। ठीक है, सो ये एक बार्टर सिस्टम चलता था। तो जैसे भाई साहब आपका कोई फ्रूट है वो शूज से एक्सचेंज हो रहा है। इन दिस इकोनॉमिक ट्रेड टुक प्लेस विदाउट मनी बीइंग यूज्ड। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम में भाई साहब आई वांट व्हीट, इनको भाई साहब व्हीट सेलर है, ठीक है, फॉर सेल। आई वांट पॉट्स, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। इसको जो चाहिए वो इसके पास होना चाहिए और इसको जो चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, तभी जाकर ये सौदा हो पाएगा। ठीक है, सो द मेन थिंग अबाउट बार्टर सिस्टम इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, कोइंसिडेंस मतलब समझते हैं, मतलब इत्तेफाकन जिसको बोलते हैं, इत्तेफाक से। ठीक है, इसको वही चाहिए जो इसके पास है, इसको वही चाहिए जो इसके पास है, तब जाकर भाई साहब डील हो सकता है। ठीक है, तब जाकर डील हो सकता है। मनी में ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आपको पॉट चाहिए तो उससे जाके खरीद लो, आपको बीट्स चाहिए तो पैसे देकर इससे खरीद लो। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। ओके, आई विल गिव यू पॉट्स फॉर योर व्हीट। ठीक है, आई विल सेल यू व्हीट फॉर योर पॉट्स। तो इसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम, जहाँ पे बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बाय विच गुड्स और सर्विसेज are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money। तो goods और services भाई साहब आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी आउट हियर। ठीक है, goods और services are exchanged for goods and services without any involvement of money। both parties agree to sell and buy each others commodities। ठीक है, दोनों भी भाई साहब एग्री हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये होता है भाई साहब आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाकन इसको इसके पास वो है जो इसको चाहिए और इत्तेफाक से इसके पास भी वो है जो इसको चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy। ठीक है, जो उसको बेचना है। Thus the most important feature of barter system is double coincidence of wants। But double coincidence of wants were not possible every time। हर समय ये हो भाई साहब ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके पास बेचने लायक कुछ हो लेकिन उस अगले को खरीदना ना हो वो चीज। ठीक है, वो उसको नहीं चाहिए, तब ये नहीं हो सकता, तब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तब डील नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, आई विल गिव यू पॉट्स फॉर योर व्हीट। ठीक है, आई डोंट नीड पॉट्स, आई नीड क्लोथ्स, जो इसके पास नहीं है। तो ये ऐसे में भाई साहब मिसमैच, जब भी आपका भाई साहब मिसमैच ऑफ वांट्स होता है। ठीक है, जब आपका भाई साहब हो जाएगा मिसमैच ऑफ वांट्स, व्हेनेवर देयर इज अ मिसमैच ऑफ वांट्स, बार्टर सिस्टम भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। इट विल बिकम अनसक्सेसफुल व्हेनेवर देयर विल बी अ मिसमैच ऑफ वांट्स। Are we clear to this one, people? ठीक है, till the time there is double coincidence of wants, barter system will continue। The moment there is a mismatch of wants, barter system will not continue। ठीक है, so here there is a lack of double coincidence of wants। Now potter has to look down for a person who is ready to buy his pots in exchange of wheat। ठीक है, so problem of barter system led to the introduction of money। This problem, ये वाला जो प्रॉब्लम था, इससे भाई साहब मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। Let us see how। ठीक है, I want wheat, भाई साहब पैसे दो लेके जाओ। ठीक है, the potter wanting to buy wheat has to find a buyer for his pots। ठीक है, for his pots, so he basically the potter wanting to buy wheat has to find a buyer for his pots। ठीक है, once the potter has exchanged his pots for money, he can purchase wheat from the market by the money he has received। तो इसको जो पैसे मिले इससे भाई साहब वो मार्केट से भाई साहब व्हीट प्रोड्यूस खरीद करता है। ठीक है, so that is how it is। Money acts as an intermediate in the exchange process, so it is called a medium of exchange। ठीक है, तो पहले भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते थे, अभी भाई साहब आपका मनी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ मनी, ओके, सो मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम भाई साहब बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नीड था किसके लिए, बार्टर सिस्टम के लिए, मनी उसको भाई साहब खारिज कर देता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द पार्टी शुड हैव अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड फॉर द ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, फॉर द ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। मेंशन द 3 लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। क्या है भाई साहब, एक लिमिटेशन हो गया आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है ना, ये आपका एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा बोलो क्या हो सकता है, मिसमैच। वही एक ही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक लिमिटेशन ही हो गया। अगर भाई साहब मिसमैच हुआ तो डील नहीं हो सकती। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, दूसरा प्रोडक्ट इनडिविजिबिलिटी। प्रोडक्ट की भाई साहब इनडिविजिबिलिटी, प्रोडक्ट भाई साहब इनडिविजिबल हो अगर तो खड़ा सौदा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। प्रोडक्ट की इनडिविजिबिलिटी मतलब जैसे अगर एक गाय को एक बकरी के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है तो काट कूट के तो नहीं दे सकते अभी हम, ठीक है, उसको मैच कराने के लिए। सो प्रोडक्ट इनडिविजिबिलिटी इज वन फीचर। व्हाट एल्स, व्हाट कुड बी द अदर थिंग? अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ना, इनकरेक्ट वैल्यूएशन। इनकरेक्ट वैल्यूएशन मतलब एक शोषित हो जाएगा भाई साहब, है ना। आप अगर गधे को घोड़े से एक्सचेंज कर रहे होगे तो जो भाई साहब गधा ले रहा होगा वो तो लॉस में होगा, जो घोड़ा रहेगा वो भाई साहब प्रॉफिट में होगा। तो एक का ही प्रॉफिट होगा, दूसरे के प्रॉफिट होने की संभावनाएं बहुत कम है, दूसरे की प्रॉफिट होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? मनी इज द यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, hence it solves the problem of double coincidence of bonds. Explain with an example of your own. So भाई साहब पॉटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भाई साहब, पहले पॉटर और वीट वाले में मिसमैच हो रहा था, ठीक है, तो वीट वाले को पॉट नहीं चाहिए तो पॉटनर ने अपने पॉट को बेचा, पैसा आया, उसी पैसे से उसने वीट को खरीदा। सो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी। अभी देखो जो मनी के फॉर्म्स हैं वो धीरे 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 चेंज होते आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आज से 10 साल बाद शायद वॉलेट मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। यू वुड नॉट नीड अ वॉलेट टू कीप मनी। ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब कौन मनी, आप देखो जहाँ पे भी जा रहे हो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आप पेमेंट कर रहे हो। वाई वुड यू नीड फिजिकल मनी? आरबीआई भाई साहब बहुत बड़ा पैसा बचा ले रहा है मनी के प्रोडक्शन में। क्यों? वो प्रिंट करे ज़्यादा नोट्स, आपके नोट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है आज की तारीख में। इट इज़ गोइंग लेस एंड लेस। ठीक है, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं भाई साहब। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारे फ्रॉड होने की संभावनाएं हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज आइडियल मेथड। ठीक है, तो अगर आप पहले देखोगे एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी, इन एंशिएंट टाइम्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी। तो पहला होता था भाई साहब कमोडिटी मनी, जैसे एनिमल स्किन को हम मनी में इस्तेमाल करते थे, एनिमल स्किन। ठीक है, रेयर एनिमल स्किन्स को हम मनी के हिसाब में इस्तेमाल करते थे। सी शेल्स को भी हम भाई साहब मनी के हिसाब में इस्तेमाल करते थे। एंशिएंट टाइम्स ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी, सो इसको हम क्या बोलेंगे? कमोडिटी मनी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी नोन एज कमोडिटी मनी। तो भाई साहब ग्रेन्स को और कैटल को यूज किया जाता था एंड दिस वॉज नोन एज कमोडिटी मनी। ये बहुत पुरातन बातें हैं। ठीक है, so since ancient times this was being done. ठीक है, so this is known as commodity money. Thereafter came the use of metallic money. इसके बाद आया भाई साहब metallic money, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, ये बहुत एक्सपेंसिव सोर्स था। ठीक है, गोल्ड सिल्वर वगैरह से अगर आप भाई साहब कॉइन्स बनाने लगे, गोल्ड इज बेसिकली समथिंग विच इज रिजर्व, उसका इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, देयर आफ्टर केम द मेटालिक मनी विच वॉज बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कंटिन्यूड टिल द लास्ट सेंचुरी। लेकिन इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी अफोर्डेड। ओके, फिर आया भाई ये आपका हो गया मेटालिक मनी। तो पहले हो गया आपका कमोडिटी मनी, मतलब आपका एनिमल स्किन, सी शेल्स, दीज वेर बेसिकली कमोडिटी मनी। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटालिक कॉइन्स वेर यूज्ड and these were expensive metals like gold, silver, ठीक है, copper etc. and everyday use articles, precious metals। ये भाई साहब everyday use articles थे जो commodity money से आते थे, ये आपके precious metals थे, इसीलिए ज़्यादा चल नहीं पाए। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो आपका हो गया भाई साहब करेंसी। करेंसी मतलब एक्चुअल पैसा, ठीक है, रुपया पैसा जो भी है, दैट इज कॉल्ड करेंसी। एंड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। सो व्हाट इज करेंसी पीपल? करेंसी इज व्हाट आर पीपल। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, दैट इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स।
ठीक है। आपके कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, इनको हम बोलेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। ये तो आप शायद नहीं देखे होंगे, ये देखा है ना, ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा। ये कितना है भाई साहब? हाँ, ये देखा होगा, है ना। पहले 20 पैसे भी होते थे, 25 पैसे भी होते थे, 5 पैसे भी होते थे, 10 पैसे भी होते थे। अभी तो भाई साहब ये लुप्त प्राय स्पीशीज़ है, ठीक है। आपने कभी बस में अगर सफ़र किया रहेगा तो आपको जो टिकट मिलता है ना, उसमें देखो लिखा रहता है 23 रुपये। तो 23 रुपये मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था, 3 पैसे भी होते थे, 2 पैसे, 1 पैसे, ऐसा भी होता था, ठीक है। मेरे पास 5 पैसे का कॉइन पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो कैलकाटा में बहुत अभी तक यूज़ होता है, 25 पैसा, 50 पैसा अभी तक यूज़ होता है, ठीक है। कहीं कहीं किसी स्टेट्स में होता है। अभी तो यहाँ पे तो हम 1 रुपये के नीचे बात नहीं करते हैं शायद, ठीक है। सो दीज आर मेटालिक कॉइन्स। तो 5 मतलब अबॉलिश हो गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लुप्त प्राय स्पीशीज़ हो गई हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो ये बात समझ में आ रही? देखो आपने तो 25 पैसे का कॉइन देखा है, 50 का देखा है, 5 का नहीं देखा होगा, 10 का नहीं देखा होगा, है ना। 5 पैसे का कॉइन भी आता था, ऐसा होता था भाई साहब, ऐसा होता था 5 पैसे का कॉइन, ठीक है। 10 पैसे का कॉइन ऐसा ऐसे 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 ऐसा होता था, 10 पैसे का कॉइन ऐसा होता था, ये हमने देखा है भाई साहब, ठीक है। 3 पैसे का होता था, 1 पैसे का होता था, ठीक है। सो ये तो अभी लुप्त प्राय हो गई हैं, ठीक है, दे आर नॉट देयर एनी मोर, ओके। सो ये बस की टिकट्स जो होती थी ना, आप अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे ना, कैलकाटा में, तो समझ लो आपने अगर 30 रुपये दिया ना, तो कंडक्टर आपको वापस 7 पैसे वापस करेगा, ठीक है। 30 पैसे की अगर टिकट हुई, मतलब 23 पैसे की अगर टिकट हुई, वो टिकट में लिखा रहता है देखो 23 पैसा, 24 पैसा, 25 पैसा, तो ये भाई साहब कंडक्टर आपको बाकायदा उतना पैसा वापस करता था, ठीक है। तो ऐसा देखा है हमने, ओके। सो दीज आर मॉडर्न करेंसी पेपर। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इस चीज को समझिए, ठीक है। जिसको आपने करेंसी माना है उसका खुद का कुछ यूज नहीं है। इसके पहले जो मेटालिक कॉइन्स थे उनका खुद का यूज था। देखो देखो इस चीज को समझो। मेटालिक कॉइन्स किससे बने हुए थे? मेटालिक कॉइन्स किससे बने हुए थे भाई साहब? मेटालिक कॉइन्स बने हुए थे भाई साहब गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इन कॉपर। क्या इन मेटल्स का खुद का यूज है? बिल्कुल है भाई साहब। इनसे आप कॉइन्स बना रहे हो तो मतलब इनको आप उन चीजों में यूज नहीं कर रहे हो जिनमें ये यूज हो सकते हैं, है ना। इनको अगर आप कॉइन्स बना रहे हो तो यू आर नॉट यूजिंग देम फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे कैन बी यूज्ड। तो इनके यूज को आप किल कर रहे हो ना, ठीक है, ओके। आज की तारीख में द मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, इसका भाई साहब कोई यूज नहीं है। इस पेपर पीस का कोई यूज नहीं है, इस कॉइन पीस का कोई यूज नहीं है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इट हैज गॉट नो यूज ऑफ इट्स ओन। तभी आप भाई साहब, तो देखो जो कॉइन्स बनते हैं ना, ये कॉइन्स एक्चुअली उतने ही वैल्यू के बनते हैं जितना वैल्यू उस मेटल का उसमें होगा। देखो जिससे भी ये कॉइन बनते हैं ना, तो मतलब ये 1 रुपए का मेटल यूज हुआ है इसमें, ठीक है। ये भाई साहब 2 रुपए का मेटल यूज हुआ है इसमें। ये भाई साहब 5 रुपए का एक्चुअल मेटल यूज हुआ है इसमें। ये 10 रुपए का एक्चुअल मेटल यूज हुआ है इसमें। कॉइन्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, कॉइन्स ऐसे ही बनते हैं। जब हम पैसों पे आते हैं, रुपयों पे, तो रुपए पे भाई साहब आपका ये कागज का एक टुकड़ा ही तो है। हाँ, इसमें जो स्टैम्प्स लगे हैं वो अलग हैं, आरबीआई के स्टैम्प्स लगे हैं और इसको ऑथराइज किया गया है, लेकिन है तो ये कागज का टुकड़ा ही। इसका खुद का कोई यूज नहीं है। इसका खुद का यूज 20 रुपए का नहीं है। इसका खुद का यूज भाई साहब 500 रुपए का नहीं है। इसका खुद का यूज वैल्यू भाई साहब 100 रुपए का नहीं है। सो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। जैसे कमोडिटी मनी जब थी तो उसका भाई साहब खुद का यूज था। एनिमल स्किल्स या एनिमल शेल जो भी यूज हो रहे थे रोजमर्रा की चीजों के, उनका खुद का यूज था। यहाँ पे भाई साहब खुद का यूज नहीं है। द मॉडर्न करेंसी डजंट हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन। So the modern currency is without a value of its own, ठीक है। Then why is accepted as a medium of exchange? क्योंकि गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है भाई साहब, ठीक है। आरबीआई ने भाई साहब प्रूव कर दिया, ये आरबीआई ने ये गारंटी ली हुई है। जो पेपर करेंसी है उसके पीछे आरबीआई की बैकिंग है। काउंटरफिट नोट्स होते हैं, ठीक है, बट अलग अलग तरीकों से वो पकड़े जाते हैं। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? हर वो चीज जो प्रिंट हो रही है एज करेंसी, उसमें गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर आपको कोई 10 रुपए दे रहा होगा तो गवर्नमेंट आपको 10 रुपए दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ये आपको एश्योरेंस दे रहा है कि 10 ही रुपए है जो मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आपको 1 रुपए का चीज नहीं मिल रहा है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है।
इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबी भाई साहब इंडिया क्या करता है भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंसी नोट्स इशू करता है, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जब 9th में एक ये पढ़ रहे थे कि जर्मनी में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी जब हार गई तो बहुत उथला पुथला मचा, जर्मनी पे बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए गए, फिर जर्मनी का जो राइन लैंड है वो भी चला गया उनसे, ठीक है। तब जर्मनी ने एक सोल्यूशन निकाला कि ज़्यादा नोट्स प्रिंट करो, है ना, प्रिंट मोर नोट्स। लेकिन क्या उससे समाधान हुआ? नहीं, चीज़ों के दाम और ज़्यादा बढ़ते गए। लोग भाई साहब अगर एक ब्रेड लेने जा रहे हैं तो बैग भर के पैसा लेकर एक ब्रेड का लोफ लेने जा रहे हैं, एक ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हैं तो भाई साहब भर भर के पैसा लेकर जा रहे हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है भाई साहब। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो जितने लोग चीज़ों को बेच रहे थे उन्होंने भी अपने दाम बढ़ा दिए, ठीक है। तो प्रिंटिंग मोर नोट्स इज नेवर द सोल्यूशन, प्रिंटिंग मोर करेंसी इज नेवर द सोल्यूशन, ठीक है। ये कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो जितना भी प्रिंट होता है आपका करेंसी वो डिपेंड करता है बहुत सारे स्टैट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी नोट्स छापने को बोलती है, तब जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स छापता है, ठीक है। तो ज़्यादा छापने से गरीबी हट जाएगी ये कतई नहीं है, उल्टा और बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब अभी तो लोगों को भर भर के भाई साहब पैसा लेकर जाना पड़ेगा। सो प्रिंटिंग मोर नोट्स इज नेवर द सोल्यूशन, ठीक है, इट हैज़ नेवर बीन द सोल्यूशन। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. If it does, it will be punishable by law. ठीक है, तो उसको हम counterfeit notes बोलेंगे. They will be known as counterfeit notes. Clear? Okay. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. आप रिफ्यूज नहीं कर सकते भाई साहब पैसा, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं तो यू कैन नेवर रिफ्यूज। जैसे समझो, जैसे अगर आप किसी रिक्शे वाले को पैसा दे रहे हैं और आपके पास छुट्टा नहीं, मतलब उसके पास छुट्टा नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, भाई साहब 500 दे रहे हो मेरे पास छुट्टा नहीं है। ये रिफ्यूज़ल नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब समझो तुम्हारे कहीं पे बिल हुआ, तुम कहीं होटल में खाना खाने गए और 500 रुपये का बिल हुआ और तुम उसको 500 ही दे रहे हो, 500 रुपये का नोट दे रहे हो, ठीक है। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो अगर बोले कि भाई नहीं मेरे को 500 का ना कॉइन चाहिए, मेरे को ना 10-10 के 500 चाहिए, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट रिफ्यूज़, ठीक है। This is something that you cannot refuse until unless it is counterfeit. You cannot refuse it. ठीक है? The law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. ये कहीं पे भी आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। देखो छुट्टा नहीं है बोलना ये रिफ्यूज करना नहीं होता है। आपके पास उसके एक्सचेंज में पैसा नहीं है लेकिन आप उसको नहीं लेंगे ये बोलना रिफ्यूजल है, ठीक है। नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे ना ऑनलाइन में ही चाहिए, मैं ये नहीं लूँगा, मेरे को ऑनलाइन में ट्रांसफ़र करो, या मेरे को 10-10 के 500 दो, या मेरे को 1-1 रुपये के 500 दो, ये आप नहीं बोल सकते, ऐसी चीज़ों को नहीं बोल सकते, ठीक है। यू कैन नॉट रिफ्यूज़ द मनी, ओके। नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, ठीक है। देखो समझो मैं अमेरिका से लौट कर आया हूँ, ठीक है, मेरे पास डॉलर्स हैं, ठीक है, मैं आपको भाई साहब डॉलर में पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे रिफ्यूज़ कर सकते हो? करना ही चाहिए। आप क्या करेंगे उस डॉलर का? वो कहीं नहीं चलेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो आप करेंसी को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको रुपीज़ में पेमेंट कर रहा हूँ यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी इफ़ आई एम पेइंग यू इन रुपीज़, देन यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी। इफ़ आई एम पेइंग यू इन करेंसी ऑफ सम अदर कंट्री देन डेफिनेटली यू कैन रिफ्यूज़, ठीक है। सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, ठीक है। हेंस द रुपीज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी, भाई साहब ये हो गए आपके एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी। कमोडिटी मनी मतलब एवरीडे यूज आर्टिकल्स, मेटालिक मनी मतलब प्रेशियस मटेरियल, ये सब के सब फेल हो गए भाई साहब, ठीक है, ये सब के सब फेल हो गए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कॉइन्स एंड रुपीस, पेपर नोट्स, नॉट एवरीडे यूज आर्टिकल्स, ये भाई साहब एवरीडे यूज आर्टिकल्स नहीं है। नॉट प्रेशियस मेटल्स, ना ही प्रेशियस मेटल्स हैं जहाँ पे भाई साहब बहुत सारा लॉस हो रहा हो इनको प्रिंटिंग करने में, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इनको ऑथोराइज करती है। लुक एट अ 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट बैकिंग करती है भाई साहब, 200 का ही चलेगा क्या? नहीं।
मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। सो आई प्रॉमिस टू पे, सो दैट इज कॉल्ड, मतलब हर रुपये पे ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹200, दैट इज बेसिकली अ कमिटमेंट दैट यू मेक, ठीक है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? तो ऑब्वियसली आपका जो वैल्यू है वही प्रिंटेड है वहां पे, ठीक है। ओके, वाई, तो मतलब धारक को, जो जिसको मैंने ये पैसा दिया वो धारक हो गया, ठीक है। और धारक से मुझसे कितना मिला, उसको 200 रुपये मिले या 10 रुपये मिले या 15 रुपये मिले, जो भी मिले, ठीक है। वाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन? क्यों? बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा कर रही है, ठीक है। फाइंड आउट द रीजन, सो इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट्स विद द बैंक, तो हमने भाई साहब करेंसी देख ली, और करेंसी कैसे एंशिएंट से मॉडर्न में आया है वो भी देख लिया। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ओके, नाउ डिपॉजिट्स विद बैंक, द वर्ल्ड बैंक हैज बोरोड फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड बैंक और मीनिंग टेबल, ठीक है। तो पहले भाई साहब टेबल पे सौदे होते थे। At a point of time, the other form in which people hold money is deposited with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. कुछ ही पैसे चाहिए होते हैं, बाकी का बैंक में रखो, ठीक है। आज की तारीख में तो पैसे भी नहीं चाहिए, सब कुछ बैंक में ही रखो, ठीक है। ओके, so for instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. तो भाई साहब इनका एक्स्ट्रा कैश रहता है at the beginning of the month, ठीक है। So what do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. तो आपका भाई साहब बैंक अकाउंट खुल जाता है। बैंक accepts the deposits and also pays an amount as an interest on their deposits. अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, कोई भाई साहब आपके करंट डिपॉजिट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स पे अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं तो उनके रेट्स हायर होते हैं, अगर आपके भाई साहब करंट डिपॉजिट्स होते हैं तो उनके रेट्स लोअर होते हैं, क्योंकि उनको आप कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेविंग्स डिपॉजिट्स के रेट्स तो सबसे लो होते हैं। Banks accept the deposits and also pay an amount as an interest on these deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount of interest as well. तो बैंक में सेफ रहता है भाई साहब, इतना कैरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो मनी डिपॉजिटेड है बैंक में, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। बैठे बैठे आपका पैसा बढ़ रहा है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. तो जब भाई साहब उनको विड्रॉ करना रहेगा वो विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जब उनको पैसा जरूरत पड़ेगी। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि हम इनको विड्रॉ कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी डिमांड, सो दीज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये आपके डिमांड डिपॉजिट्स हो गए। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डिमांड डिपॉजिट्स में भाई साहब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। We have often heard of payments being made by checks instead of cash. तो कभी कभी भाई साहब आप चेक्स में पेमेंट करते हैं कैश ना करके, क्यों ऐसा करते हैं? Why would you make a payment by check and not by cash? हाँ, लार्ज नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 रुपये का पेमेंट भी तुम बाई चेक देना प्रेफर करते हो कभी कभी, और कभी कभी लार्ज अमाउंट भी तुम कैश में दे देते हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, कैश पैसा रोकड़ा और चेक। तुम कभी चेक को चुनोगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो ही ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एक रोकड़ा कैश और चेक। कभी तुम चेक चूज करोगे नहीं। तुम्हें किसी को भाई साहब 2000 रुपये देने हैं, तुम्हारे पास 2000 का कैश भी है, तुम्हारे पास एक चेक भी पड़ा हुआ है जिसपे तुमने अभी अमाउंट नहीं डाला है, 2000 का अमाउंट डालोगे। कब तुम डिसाइड करोगे कि मैं चेक यूज करूं और कब भाई साहब कैश? नहीं, मुझे क्या पड़ी है उसके अकाउंट से, मुझे उसको पैसा देना है, वो मेरे को वो अकाउंट में एक्सेप्ट करे या पैसे। सोचो कब तुम चेक दोगे। वाई वुड देयर बी अ चेक सिस्टम? कब तुम चेक दोगे? चेक कहाँ से आ रहा है? CHEQUE ये तो हम लिखते हैं, लेकिन द वर्ड चेक इज टू चेक। चेक मतलब भाई साहब आपका एक प्रूफ रह जाता है पेमेंट का।
तुमको अगर मैंने 2,000 रुपये दिए अभी ऐसे, तो कोई प्रूफ नहीं है उसका। तुम कल बोल सकते हो नहीं 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 दिया तुमने मेरे को, लेकिन अगर तुमको मैंने 2,000 रुपये बाई चेक दिए तो तुम्हारे पास प्रूफ रह जाएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट में गया है, ये दिखेगा। ठीक है, सो वेन एवर यू नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शन यू इशू पेमेंट्स बाई चेक। कभी कभी आपके स्कूल के फीस में घपला होता है, नहीं नहीं वी नीड कैश। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो जो पैसा ले रही है स्कूल, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। जिस चीज़ को आप चेक से भरने की आपकी सुविधा हो उसकी अकाउंटिंग होती है, इसकी भाई साहब अकाउंटिंग नहीं है। इसका मतलब ये झोल का पैसा है, झोल का पैसा है, मतलब इस पे स्कूल वाले भी टैक्स नहीं भरने वाले। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़। इसके स्कूल वाले भी अपना टैक्स नहीं भरने वाले। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब चेक होता है कब? आप जब भाई साहब एक प्रूफ चाहते हैं आपके पेमेंट का, तब आप चेक से पेमेंट करते हैं। भाई साहब बड़े बड़े पेमेंट्स आपके चेक से पेमेंट होते हैं, स्पेशली जब देखो, अगर मैं समझो, अगर मैं घर में कोई काम करा रहा हूँ किसी से पेंटिंग का काम करा रहा हूँ, किसी से रिपेयर का काम करा रहा हूँ, किसी प्लम्बर से काम करा रहा हूँ, तो उसको मैं कैश में दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा उसका डील है। लेकिन अगर समझ लो मैं एज अ बिल्डिंग, मेरे बिल्डिंग में कोई काम करा रहा हूँ, विल आई पे इन कैश? नो, देन इट हैज़ टू बी पेड बाई चेक, क्योंकि वो प्रूफ रहेगा कि बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग का पैसा है भाई साहब, वो चेक से जाएगा। ठीक है, सो चेक इज यूज इन दिस सेंस। Okay. The facility of check against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. But what is a check? A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person whose name the check has been issued. तो आप यहाँ पे भाई साहब डालते हैं जिसको चेक इशू करना है, यहाँ पे डालते हैं अमाउंट, यहाँ पे डालते हैं भाई साहब अमाउंट। दैट इज हाउ अ चेक इज इशूड। ये आपका चेक नंबर्स है, आपके बैंक के पासबुक में ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी तक ऑनलाइन पेमेंट्स की बातें नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट्स में भी दिखेगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू इशू अ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स में भी ये दिखेगा। चेक तक ही अभी हम पहुँचे हैं, तो मैं अभी अगर चेक को डिस्कस करूँ तो आप इसको सेफ्टी के लिए करते हैं कि भाई साहब तुमको पैसा दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास भी रिकॉर्ड है। द मोमेंट यू इशू अ चेक टू समबडी देयर इज अ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द बैंक। ठीक है, व्हेन यू गिव कैश टू समबडी देयर इज नो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ दैट सम। ठीक है, until unless that other person issues you a receipt, अगर उसने इशू किया रहेगा कोई रिसीट, तभी भाई साहब उसका रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, मिस्टर सलीम अ शू मैन्युफैक्चरर हैज टू मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर मिस्टर प्रेम कुमार। ठीक है, सो पेमेंट टू मिस्टर प्रेम कुमार, मिस्टर सलीम इज द पेयर एंड मिस्टर प्रेम कुमार इज द पेई। तो ही इज द पेयर एंड ही इज द पेई। वन हु रिसीव्स द पेमेंट इज नोन एज द पेई। ठीक है, for payment through check, Mr. Salim, who has an account with the SBI bank, draws a check on Mr. Prem Kumar for a sum of 57,000 rupees with a date and a sign on it. तो उस पर भाई साहब डेट लिखा जाएगा, उस पर साइन रहेगा। एक चेक की बेसिकली वैलिडिटी 3 महीने तक होती है। ठीक है, तो 3 महीने में कभी भी वो अमाउंट आपके बैंक से विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर इशूइंग अ चेक, 3 महीने तो नहीं लगेंगे उसको, लेकिन अगले 3 महीने में कभी भी वो चेक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब डेट डाला जाएगा, यहाँ पे अमाउंट डाला जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भाई साहब। सो दिस इज बेसिकली अ चेक। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर रहेगा। ठीक है, दिस वुड बी दी अकाउंट नंबर, दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेम कुमार को हमने कितना दिया हुआ है? 57,000 रुपीज़ ओनली। आप इस चीज़ को क्यों लगाते हैं? ये क्या है? ये क्यों लगाते हैं भाई साहब? ये प्रेम कुमार ने झोल कर दिया ना, 57,000 और एक और जीरो लगा दिया, गड़बड़ हो सकता है ना भाई साहब। सो उसको एंड करने के लिए हम उसको ऐसे करते हैं। और दूसरा, हम इसको रुपीज़ में लिखने में लिख लें तो इसका मतलब ये और ये मैच होने चाहिए। यहाँ पे भाई साहब 57,000 लिखा और यहाँ पे भाई साहब 57,000 करोड़ लिखा है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मैच होने चाहिए। ये ओनली क्यों लगाते हैं? वही ना, 57,000 रुपीज़ एंड 20 पैसा ओनली लिख सकते हैं ना। तो ओनली मतलब खत्म। ठीक है, 57,000, तो दैट इज हाउ इट इज रिटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे, साइन करेंगे, मिस्टर सलीम। ठीक है, मिस्टर सलीम ऑल्सो मेंशन्स अकाउंट पे ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक। ठीक है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो अकाउंट पे मतलब, अकाउंट पे मतलब क्या होता है? उसी के अकाउंट में जाएगा, इसके अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस हो गया चेक। अकाउंट पे ही मतलब दिस मनी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली टू द अकाउंट होल्डर अकाउंट। ठीक है, this means that the amount will be transferred directly to the payee's account, that is to Mr. प्रेम कुमार्स अकाउंट। तो ये आपका ब्रांच कोड होता है। देखिए, दिस इज द ब्रांच कोड, दिस इज द चेक नंबर।
कोडिंग यूज बाय बैंक्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी। तो ये आपके भाई साहब कोडिंग्स जो बैंक्स यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। चेक प्रिंटर डिटेल्स, ये भाई साहब आपका चेक प्रिंटर डिटेल्स है, ठीक है, ये आपका भाई साहब चेक में होता है। सीटीएस चेक प्रिंटर सीटीएस नंबर, चेक ट्रांकेशन सिस्टम is a project undertaken by the Reserve Bank of India since 2008 for faster clearing of checks, ठीक है। पहले भाई साहब जब हम लोग चेक्स इशू करते थे कभी कभी एक हफ्ता एक महीना भी लग जाता था चेक को क्लियर होने में, वो जाएगा भाई साहब इस बैंक से दूसरे बैंक तक, लेकिन आज की तारीख में बहुत फास्ट, मतलब लगभग 24 या 48 आवर्स में आपके चेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है, नहीं आया तो उसका मतलब बाउंस हो गया है, ठीक है। सो यू क्विकली कम टू नो द स्टेटस ऑफ योर चेक्स, ठीक है। तो ये चेक ट्रांकेशन सिस्टम is a project which has been undertaken, कहाँ बाहर से आया है, by the Reserve Bank of India since 2008 for faster clearing of checks, ठीक है, faster clearing of checks के लिए बस अब इशू हुआ है। Mr. Salim gives this check to the supplier, ठीक है, the supplier then takes that check and deposits it in his own account, किसी दूसरे अकाउंट में भाई साहब इसने डाला अपने बैंक में। The specified amount, that is 57,000 rupees, gets transferred from Mr. Salim's account to the supplier's account. तो ये हो गया भाई साहब आपका मनी ट्रांसफर, ठीक है। So this money was basically transferred to, thus we see that demand deposit share the essential features of money। सिर्फ इसमें यही है कि फटाक से पैसा नहीं आता है, वो आपके अकाउंट में आता है तो उसको आने में कभी कभी 1-2 दिन लग ही जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है भाई साहब, पीपल्स मनी रिमेन्स सेफ विद द बैंक, तो ये बैंक के साथ भाई साहब सेफ रहता है, पीपल्स मनी रिमेन्स सेफ विद द बैंक। प्रोविजन टू विदड्रॉ कैश एज एंड व्हेन पीपल रिक्वायर, ठीक है, तो ये भाई साहब बैंक में सेफ रहता है पैसा। दूसरा भाई साहब कभी भी आप इसको विदड्रॉ कर सकते हैं व्हेन एवर यू रिक्वायर। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो आपका चेक का जब फैसिलिटी होता है अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। हम यहाँ पे कैश, तो बड़े बड़े पेमेंट्स में हम कितना कैश लेकर जाएंगे भाई साहब, और कैश लेकर मूव होना एक रिस्की फैक्टर है, ठीक है, तो चेक लेकर मूव होना कोई रिस्की फैक्टर नहीं है। चेक पे नाम लिखा रहेगा, अकाउंट पे ही लिखा रहेगा, अगर आप वो गिर भी जाता है तो कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर समझ लो आप मेरे को एक चेक पेमेंट के लिए आपने मेरा नाम लिख दिया है, वहाँ पे अकाउंट पे ही लिख दिया है, और घर से आकर लेकर आ रहे हो आपको मेरे को पेमेंट करने के लिए, अगर चेक रास्ते में भी कहीं पे गिर जाता है तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पैसे लेकर आ रहे हो तो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट इज देयर। व्हिच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, स्टेट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो चेक्स भाई साहब आपके डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वी कैन मेक big payments by them and these payments are always recorded, so we have a proof to whom we have paid and on what date by what amount। तो ये आपका रहता ही रहता है भाई साहब प्रूफ, ठीक है। ओके, why are demand deposits considered as money? Because it ultimately leads to transfer of money to the payee's account from the payer's account, ठीक है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है, तो दिस इज अ कमर्शियल बैंक। आपके जो बैंक्स होते हैं भाई साहब वो ज्यादा करके आपके किस काम आते हैं, लोन डिस्पर्सल में, ठीक है। व्हाई आर बैंक्स देयर, बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट क्यों करती है, क्योंकि ये बैंक्स ही होते हैं जो सोसाइटी में क्रेडिट को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो क्रेडिट एक्सटेंड होती है वो बैंक से एक्सटेंड करते हैं। ये जो उधारी का पैसा है ये अगर सोसाइटी में नहीं एक्सटेंड होगा तो बिजनेस हाउसेस डाई आउट हो जाएंगे। कोई भी एंटरप्रेन्योर, उसके पास भाई साहब इनिशियल फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको आप पहचानते नहीं हैं लोग उसको पैसा देंगे नहीं। देखिए फंडिंग कब होती है, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको भाई साहब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली किसी भी स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर के पास उतना पैसा नहीं होता है। उसके पास दो तरीके हैं, या तो भाई साहब वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करे, और या तो भाई साहब वो बैंक को अप्रोच करे। इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि उसका बिजनेस अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर उसका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो अभी नया नया स्टार्टअप हो रहा है उसका भाई साहब एकमात्र भरोसा होता है बैंक्स पे, ठीक है। ये बैंक्स उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, तभी जाकर वो अपना बिजनेस चला पाएगा, ठीक है। सो ये कमर्शियल बैंक हो गया। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं भाई साहब, पैसा भरते हैं, और इनके पैसे पे तो बैंक्स कैसे चलते हैं, देखो जो डिपॉजिटर है वो पैसा भरेगा, ठीक है, जितना पैसा भरेगा बैंक लेट से उसको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। यही पैसा डिपॉजिटर बैंक किस में घुमाएगा भाई साहब, ये बैंक भाई साहब लोन देगा लोगों को, और यही लोन देगा भाई साहब 15% में। तो ये जो 7% का डिफरेंस आया ये हो गया भाई साहब बैंक का प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं हम, इस 7% में भाई साहब लोगों के सैलरीज पे होंगे,
ठीक है, और जो भी खर्चे होंगे वो चलेंगे, उसके बाद से थोड़ा बहुत बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज हाउ द बैंक अर्न्स, ठीक है, दैट इज हाउ द बैंक अर्न्स। तो ये आपके बोरोवर्स हैं भाई साहब, दीज आर बोरोवर्स टू विच द अमाउंट इज, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स। तो जितने भी बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं फ्रॉम द बोरोवर्स। बैंक्स पे 8% रेट टू डिपॉजिटर। सो लेट्स से भाई साहब ये जो बोरोवर्स हैं ये इनको 10% पैसा दे रहे हैं, 10% के ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, और ये जो बैंक इनको इंटरेस्ट दे रही है वो 8% पे दे रही है। तो बैंक की कमाई कितनी हो गई? 2% की कमाई हो गई, ठीक है, 2% की कमाई हो गई भाई साहब, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द रेवेन्यू फॉर द बैंक। ये आपके बैंक के लिए रेवेन्यू हो जाएगा, ये आपके बैंक के लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। बट आर ऑल डिपॉजिटर्स गिवन अ लोन, ठीक है, ऑल द डिपॉजिट्स गिवन एज लोन। क्या बैंक पूरा का पूरा जो पैसा है वो लोन पे घुमा सकता है? नहीं। इसीलिए हर रोज हर बैंक को अपना पूरा स्टेटमेंट आरबीआई के साथ फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने किसको लोन दिया, किस बेसिस पे दिया, किन डॉक्यूमेंट्स पे दिया, कितने टक्के पे दिया, कब तक के लिए दिया, ये सब तो है ही। प्लस बैंक में अभी कितने सेविंग्स हैं और बैंक ने कितना पैसा लोन में घुमाया है। भाई लोन पे आप जब पैसा देते हैं तो रिस्क पे दे रहे हैं, वो पैसा आप तक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये अगर पैसा लेकर भाग गया, भाई बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, विजय माल्या अभी भी एब्सकॉन्डिंग है भाई साहब, नीरव मोदी अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, बड़ा बड़ा चूना लगाकर भागे हैं, ठीक है, वो पैसा तो आने से रहा, ठीक है। सो तब क्या करेगी बैंक? क्योंकि पब्लिक को तो पैसा देना पड़ेगा ना, तब क्या करेगी बैंक? तो इसीलिए हमेशा एक परसेंटेज ऑफ मनी हैज़ टू बी केप्ट, not the entire amount of money which has been deposited by the depositors can be circulated by the bank to give loans. There has to be a percentage, और ये स्पेसिफिक परसेंटेज हर रोज चेक होता है। हर रोज बैंक्स को अपने रिपोर्ट क्लोजिंग ऑफ द डे में फाइल करने पड़ते हैं, और ये भाई साहब आरबीआई में जाता है, ठीक है, कंप्यूटर्स में ये आरबीआई में जाता है और वहाँ पे चेक होता है। कभी कभी आरबीआई अपना शिकंजा कसती है, जैसे कुछ दिनों पहले एक बैंक पे आरबीआई ने अपना शिकंजा कसा, पीएनसी बैंक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उल्ट सुल्ट लोन दिए थे और देखा गया कि भाई साहब ये लोन्स जिनको दिए गए हैं वो जनरली उस बैंक के फाउंडर के रिलेटिव्स हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। तो पकड़ा गया भाई साहब, तो वहाँ पे बैंक ने सैंक्शन लगा दिया कि अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ये कोई नहीं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और इनका सारा पैसा जो है डिपॉजिटर्स को वापस दे दिया जाए। तो आरबीआई कभी कभी बहुत हेविली कम डाउन होती है, ठीक है, बैंक्स पे। तो बैंक्स के ऑडिट्स होते हैं और आरबीआई इनका ऑडिट्स करता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? So let us find out भाई साहब, the total deposits in this commercial bank, let's say आपका 10,000 है, ठीक है, ओके। डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं भाई साहब? आपके 10,000, ठीक है, इतना भाई साहब डिपॉजिट्स है। बैंक कीप्स 15% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। तो 15% इसका भाई साहब बैंक के पास रहा, मतलब कितना हो गया? 1500 रुपये बैंक के पास रहा, ठीक है। 10,000 की डिपॉजिट है भाई साहब, उसमें से 15% बैंक ने अपने पास रखा, मतलब 1500 रुपये बैंक ने अपने पास रखा, ठीक है, ओके ओके ओके। This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day। भाई साहब कभी भी उठ के चले जाएंगे, अपना पैसा मांगेंगे, कहाँ से दोगे, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा आपको रखना ही पड़ेगा। Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash, ठीक है। तो कभी भी सारे डिपॉजिटर्स कभी भी आते नहीं हैं, ठीक है, डिपॉजिटर्स गिने चुने ही आते हैं। तो बैंक ने कुछ पैसा हमेशा अपने पास रखा हुआ है, इन केस द डिपॉजिटर टर्न्स अप दे विल हैव टू पे देम बैक। डिपॉजिटर्स के अलग अलग इमरजेंसीज हो सकते हैं। ऑल्सो 5% ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट इज कंपल्सरी केप्ट एज अ रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो। हर साल इस पर एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका भाई साहब बैंक का डिपॉजिट का 5% कंपल्सरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है, और इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये हमेशा रहेगा, हर बैंक का रहेगा, 5% डिपॉजिट भाई साहब आरबीआई के साथ रहेगा, एंड दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, तो ये कितना हो गया भाई साहब? आपका 5% 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपये, ठीक है, ओके। तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भाई साहब मिलता है डिपॉजिटर्स को, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो पीपल? अनदर 20% ऑफ द डिपॉजिट्स एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कभी भी कोई भी आपदा में अगर बैंक लिक्विडेट हो गई, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये 20% भाई साहब रहता है, इस 10,000 का 20% ऐसे ही रहेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट that the commercial banks are required to maintain
इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो भाई साहब, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब कैसा है, बहुत सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें 20% इन्वेस्टमेंट बैंक्स को करना रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं ये, जो आपके स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होते हैं जिसको हम SLR बोलते हैं। इसमें 20% का टर्म डिपॉजिट जाएगा, ठीक है, 20% का टर्म डिपॉजिट जाएगा। द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स इज एक्सटेंडेड टू लोन्स टू पीपल। तो इसमें से इतना माइनस कर दो भाई साहब, कितना हो गया, 2 और 2 4, 6,000 भाई साहब जा सकता है आपके लोन्स में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60% आपका भाई साहब लोन्स में जा सकता है। तो आपका भाई साहब जो टर्म डिपॉजिट होगा उसका भाई साहब आपका 15%, ठीक है, कैश पर विड्रॉल्स, ठीक है, 5% कैश रिजर्व रेशियो हो गया, CRR हो गया, और आपका 20% क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपको रखना ही पड़ेगा, कैश फॉर विड्रॉल्स। ये आपके कैश फॉर विड्रॉल्स हैं। 5% हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो, 20% हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। इस सब को छोड़कर भाई साहब कितना बचता है भाई साहब आपका 100 माइनस 40 है ना, 20 और 20 40, तो ये आपका जो 60% बचता है, इस 60% को आप एज बोरोइंग कैपिटल आप दे सकते हैं, ठीक है, लोन्स में दे सकते हैं इसको, ठीक है। In this way, banks mediate between those who have surplus funds, that is the depositors, and those who are in need of these funds, that is the borrowers, ठीक है। तो बैंक्स भाई साहब हमेशा मेडिएट करेंगे दोनों के बीच में, ठीक है, बिटवीन द वंस हु नीड, that is surplus funds हैं जिनके पास, और those who need। Functions of the RBI, the Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans, ठीक है। How? तो रिजर्व सुपरवाइजर, ये सुपरवाइज करेगा किसको आपने लोन दिया है, कितने टक्के पे दिया है, कौन से बेसिस पे दिया है, ठीक है। तो जैसे PNC बैंक पे भाई साहब RBI ने अपना शिकंजा कसा, उसको भाई साहब बैन कर दिया सारे ट्रांजैक्शंस करने में रातों रात। क्यों? क्योंकि उनको देखा कि भाई साहब ये जो बैंक का पैसा है ये उनके रिश्तेदारों में बटा है एज लोन्स, ठीक है। वाई वुड दे गिव इट दिस वे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। या अगर किसी एंटरप्रेन्योर को या किसी प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन को मिलता तो देश का विकास होता, ये आपस में मिल बैठ के खाट रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैंक पे भाई साहब बैन लग गया, ठीक है, देयर वाज अ बैन दैट वाज पुट अप। द RBI रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। RBI भाई साहब क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो ये RBI क्या करता है भाई साहब, मॉनिटर करता है बैंक्स को इन मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, कैश फॉर विड्रॉल्स, कैश फॉर इशू, ठीक है। सिमिलरली द RBI सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स, ठीक है, पैसा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ठीक है। तो RBI को भाई साहब देखना पड़ेगा कि बैंक्स लोन्स दे भी, क्योंकि बैंक्स अगर लोन्स नहीं देंगे तो पूरे कंट्री का विकास नहीं होगा। It is important and mandatory for the banks to verify the documents and render loans to people, otherwise it will not result in the growth of the economy। भाई साहब इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ट्रेडर्स को भाई साहब लोन्स देना, ठीक है, भाई साहब स्मॉल कल्टिवेटर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल बोरोवर्स को, इनको लोन देना बहुत ज़रूरी है। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, what interest rate and why, ठीक है, ये सारी चीज़ें with what, तो इनका वैसा मैंडेटरी प्रोसीजर्स होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आने ही चाहिए, ये सारे पे वेरिफिकेशन होना ही चाहिए, तभी जाकर लोन डिस्पर्सल हो सकता है। ओनली देन लोन डिस्पर्सल इज पॉसिबल। कितना, हाउ मच, टू whom, किस इंटरेस्ट रेट पे और क्यों दिया है, शकल देख के दे दिया क्या भाई साहब, तो आप देखो ना क्यों दिया है आपने उसको, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। How do banks mediate between those who have surplus money and those who need money? So banks accept term deposits from people who have surplus money and give it as loans to those who need money। 60% भाई साहब loans में पैसा घुमा सकती है बैंक। Which institution supervises the functioning of formal sources of credit in India? RBI, ठीक है। How does it supervise them? It checks and मतलब audit होता है रोज का, ठीक है, every day audit is done on them। What role do banks play in the economy of the country? अगर भाई साहब बैंक्स हैं, बैंक्स दे फंड द बिजनेस हाउसेस, दे बेसिकली फंड द बिजनेस हाउसेस। अगर ये बिजनेस हाउसेस को प्रॉपरली टाइम पे पैसा नहीं मिला तो बिजनेस नहीं चलेगा, तो इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी और डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। What do the banks do with the deposits which they accept from the public? They keep something as reserves and the remaining part is given as loan, and this loan is earned with a higher rate of interest, ठीक है। Two different credit situations. A large number of transactions in our day-to-day activities
इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और दी अदर। क्रेडिट मतलब उधारी पे, ठीक है। उधारी पे मतलब उधार लेना नहीं होता है, उधारी पे मतलब आपके और अगले वाले में एक समझौता है कि हाँ भाई साहब पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट पे होता है भाई साहब, ठीक है। सो लोन, क्रेडिट मतलब लोन। द वर्ड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो विच मीन्स आई बिलीव, मतलब हम बिलीव कर रहे हैं कि आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of a future payment। तो भाई साहब जो लेंडर है वो गुड्स सर्विस तो पैसा आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। Let us see how credit works with the following two examples, ठीक है। तो फेस्टिवल सीजन है भाई साहब, इन इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in the town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month of time, ठीक है। To complete production on time, ठीक है, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work, ठीक है। He has to purchase the raw materials, leather वगैरह जो भी है। To meet these expenses, Salim obtains loans from two sources। तो भाई साहब दो sources है। First he asks the leather supplier to supply leather now, ठीक है, and promise to pay him later। Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1000 pairs of shoes with a promise to deliver the order by the end of the month, ठीक है। At the end of the month भाई साहब क्या हो गया, Salim is able to deliver the order, ठीक है, make a good profit, ठीक है, प्रॉफिट आया भाई साहब उसको, and repay the money that he had borrowed। तो सलीम को क्या मिला भाई साहब, टाइम पे पैसा मिला जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई और वो भी प्रॉफिट में आया, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of its production. What is working capital? Working capital is the amount of capital that is required to transform the raw materials to manufacturing goods or finished products, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब वर्किंग कैपिटल है। ये सारा जिसमें जो वर्किंग कैपिटल लगा ये उसको टाइम पे मिला और उसने उस पैसे से भाई साहब ये काम किया और डिलीवर किया और प्रॉफिट कमाया, ठीक है। It is capital required by the business firm in its day-to-day activities. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earnings. Credit therefore plays a vital positive role in this situation. ठीक है, two different credit situations, दो different credit situations हैं। In rural areas, the main demand for credit is for crop production. तो जो rural areas होते हैं वहाँ पे भाई साहब मेन डिमांड क्रेडिट का क्या है भाई साहब, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे भाई साहब आपके कॉस्ट हैं, ठीक है। सो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ ऑन शीट्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर इक्विपमेंट, ये सब भाई साहब आपका कॉस्ट है। There is minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. तो इस टाइम पे भाई साहब रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग। एक बार भाई साहब इनकम होगा फार्मिंग में तब जाकर रीपेमेंट ऑफ द लोन हो पाएगा, ठीक है। ओके, स्वप्ना's प्रॉब्लम भाई साहब, स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of the cultivation, hoping that her harvest would repay the loan, ठीक है। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप्स आर हिट बाय पेस्ट, तो कोई पेस्ट आ गया भाई साहब और क्रॉप सब बर्बाद हो गए, ठीक है। एंड द क्रॉप फेल्स, ठीक है। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस, ठीक है। सो शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, नाउ शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर अ ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। तो भाई साहब ये लोग सूद लगाते रहेंगे, इनका तो भाई साहब कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। बैंक वाले तो एक सिस्टम में भाई साहब इंटरेस्ट लगाते हैं, ये तो इंटरेस्ट लगाते ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप फॉर दिस ईयर बट द अर्निंग्स आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन, ठीक है। शी इज कॉट इन द डेट। तो ऐसे धीरे 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 डेट राइज होता जाएगा, धीरे 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 भाई साहब पैसा बढ़ता जाएगा। शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ हर, ठीक है, टू पे ऑफ हर लोन। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इससे भाई साहब रिकवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ रिकवरी टू हैपन। तो सलीम और स्वप्ना में हमने क्या डिफरेंस देखा, इसको टाइम पे पैसा मिला, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिला, इसने बिजनेस किया और प्रॉफिट कमाया। इसको भाई साहब पैसा मिला लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे मिला,
थोड़ा बहुत आपका नेचुरल कैलामिटी हो गया जिसकी वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से ये रीपे नहीं कर पाई, फिर से अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और फिर से फार्मिंग करने के लिए फिर से इसने लोन लिया। इस बार अच्छा हुआ, लेकिन पूरे पिछले साल का लोन रह गया था, तो क्रेडिट भाई साहब माउंट होता गया और फाइनली इसको क्या हुआ, मतलब ये उसने ऑर्गेनाइज सेक्टर से, बैंक से लोन लिया था, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मर्चेंट से लोन लिया है, ठीक है, विलेज प्रोफेशनल से लोन लिया है, जिसके वजह से उसका ये माउंट होता गया, ठीक है। पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, द क्रेडिट इन दिस केस हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स, तो यहाँ पे क्रेडिट मिला और इससे अर्निंग्स बढ़े। एंड पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, मतलब पहले से उसकी परिस्थिति अच्छी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन कॉल्ड डेट ट्रैप, ये भाई साहब फंसती गई, ठीक है, डेट ट्रैप में ये फंसती गई। एंड अ सिचुएशन इन विच अ डेट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू पे, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पे, पर्सन इज वर्स ऑफ देन बिफोर, ये भाई साहब डूब रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्रेडिट इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, तो यूजफुल भी है हार्मफुल भी है, रिस्क इन्वॉल्व क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये जो सलीम जो थे इनको रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम था, क्योंकि इनका क्या था, कारोबार था, तो लेदर लाया जाएगा, लेदर से भाई साहब शूज़ बनाना है, शूज़ ऑर्डर जो मिले, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम है। लेकिन नेचर पे जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जैसे इस महिला ने जो किया वो नेचर पे डिपेंडेंट थी और नेचर भाई साहब उल्टा हो गया तो उसका पूरा लॉस हो गया, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट, क्रेडिट इज़ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, तो हमने देखा भाई साहब एक जगह पे क्रेडिट पे पैसा उठाया गया लेकिन एक ने पैसा कमाया, एक जगह पे क्रेडिट पे पैसा उठाया गया लेकिन एक का पैसा डूबा, ठीक है, हार्मफुल हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, एक का रिस्क कम था एक का रिस्क ज़्यादा था तो पैसा डूबा भाई साहब, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं भाई साहब, मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस, द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 years मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो लोन अमाउंट होता है भाई साहब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 years, सिंपल इंटरेस्ट, पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, तब आकर पेपर इंटरेस्ट। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी, ठीक है, बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन, तब लोन मिला भाई साहब। द बैंक रिटेन एज कोलैटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, कभी भी जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको जो पेपर्स होते हैं प्रॉपर्टी के उसको जमा करने पड़ते हैं, हाँ ओरिजिनल, बिल्कुल, क्योंकि आप अभी भी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं, प्रॉपर्टी का ओनर आपका बैंक है, ठीक है। जब तक आप बैंक को पैसा चुकता नहीं कर देंगे तब तक आप उस प्रॉपर्टी को बिंदास ओनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप प्रॉपर ओनर नहीं हैं। जिस दिन चुकता हो जाएगा उस दिन आपको मिल जाएगा, पेपर मिल जाता है, ठीक है। बैंक सेफ डिपॉजिट्स में रखते हैं आपके पेपर्स को, आपको ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, यही कोलैटरल है भाई साहब। हर चीज़ जो आप लोन पे उठाते हैं उसके लिए आपको कोलैटरल देना पड़ता है। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, आप कल को नहीं भर पाए तो क्या, ठीक है। तो बैंक के जो आपके घर के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, भले ही घर आपके नाम पे है लेकिन वो जो पेपर्स हैं वो बैंक के पास रहेंगे। अगर कोई इंसान पे नहीं कर पाता है तो बैंक भाई साहब पहले अल्टीमेटम देगा, थोड़ा टाइम देगा और फिर नहीं पे कर पाएंगे तो बैंक भाई साहब उसको ऑक्शन में डालेगा, वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाएगी, ठीक है। बैंक इनको थोड़ा बहुत पैसा देकर छोड़ देगा और प्रॉपर्टी को बेच देगा, दैट्स हाउ द बैंक विल अर्न, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे गाड़ी भी कोलैटरल है ना, गाड़ी भी कोलैटरल है। गाड़ी जब आप खरीदते हैं और अगर आपने लोन पे गाड़ी को खरीदा है तो वो कोलैटरल हो गया, गाड़ी का जो एग्रीमेंट पेपर है वो बैंक में ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ता है, जिस दिन आपने लोन को क्लियर कर दिया वो वापस मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ कोलैटरल in case a person is not able to repay the loan, then that property, whether it is in terms of a flat, a home or a vehicle, that will be confiscated by the bank and it will be sold in an auction to other parties, ठीक है। So the bank obtained a collateral, ठीक है, the papers of the new house, ये आपका सिक्योरिटी है, which will be returned to Mega only when she repays the entire loan with the interest, तो ये आपका collateral हो गया। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the capital, तो ये भाई साहब सब लोन टर्म्स में लिखा रहता है, एक इंटरेस्ट रेट होगा, कितने टाइम तक भाई साहब देना पड़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो रेट आपका देखो यहाँ पे दिया रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, ये लोन अमाउंट है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, ठीक है। जैसे कोलैटरल है पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, ये आपका कोलैटरल हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली collateral is an asset that the borrower owes and uses it as a guarantee to a lender until the loan is repaid, तो ये भाई साहब यूज होता है, ठीक है।
Common examples of collateral used for borrowing are land titles, deposits with banks, vehicles, ये सारे आपके collateral है, ठीक है. All these are basically collaterals. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain the payment. तो lender भाई साहब बेच देगा और repayment ले लेगा, ठीक है. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit, ठीक है. तो कितने इंटरेस्ट रेट पे आपने उठाया है, कितना कोलैटरल आपने रखा है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारे लेकर मिलकर बनते हैं आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ऑल दीज टुगेदर फॉर्म द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. कैश चेक. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to the other. तो terms of credit भाई साहब आपके वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, and they vary substantially. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. तो जो lender है और borrower है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है. The next section, ठीक है, will provide examples on the varying terms of credit in different credit arrangements. अलग अलग credit arrangements में भाई साहब कैसे ये होता है वो हम देखेंगे. Which documents are required to be submitted to the bank before taking a house loan? तो आपके इनकम प्रूफ्स, आपका भाई साहब होम लोन, होम का डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पेपर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोलैटरल. एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स. कैसे अनफेवरेबल हो सकता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट? प्रॉपर्टी के ऊपर कोलैटरल, यस, दैट कैन बी अनफेवरेबल. और क्या हो सकता है भाई साहब अनफेवरेबल? देखो, फार्मिंग जब आप करते हैं तो ये आपका सोइंग सीजन है और ये लेट्स से आपका हार्वेस्टिंग सीजन है, ठीक है. आपको समझ लो इस गैप को 4 महीने में कवर करना है, तो 4 महीने में आप इसको रीपे करेंगे. अगर भाई साहब आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऐसा दिया कि 2 महीने में आपको रीपे करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग दैट इट कैन बी अनफेवरेबल, ठीक है, दैट कैन बी अनफेवरेबल. ठीक है भाई साहब, दैट वुड बी इट फॉर टुडे.